नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जहां तक भारत वहां तक भारत 24। गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब भारत 24 आ पहुंचा है नवाबों के शहर लखनऊ में। और आज भारत 24 के इस मंच पर हम यूपी की उन विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने यूपी की विकास गाथा को गढ़ने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो जिनसे शान है यूपी की, उनके नाम शिखर सम्मान। और इस वक्त इस मंच पर जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं, बहुत ही जमीनी स्तर से ऊपर उठकर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक कुशल प्रशासक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस मंच पर। शुरुआत में करूंगी, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की, जिसकी शुरुआत होनी है 10 फरवरी को। और उसके लिए हम देख रहे हैं लगातार दौरे कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कारोबारियों से मुलाकात कर रहे हैं और टीम योगी के बहुत से मंत्री हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से रोड शोज करते रहे अलग अलग देशों में जाकर इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए। लेकिन 10 लाख करोड़ का लक्ष्य, क्या ये बहुत बड़ा नहीं है? देखिए, जब आप बड़ा सोचते हो तभी बड़ा कर पाते हो। उत्तर प्रदेश राज्य को 2017 से पहले अराजकता का प्रदेश, दंगों का प्रदेश, गुंडे माफिया मवालियों का प्रदेश, बहु बेटियों को बुरी नजर से देखने वालों का प्रदेश, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वालों के प्रदेश के रूप में जाना जाता था। सत्ता के संरक्षण में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स पलते थे, पनपते थे। थानों पर गुंडे माफिया हमला करते थे। उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं है जहां एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके माफिया डांस राजनीतिक संरक्षण में चलते न हो। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में एक भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं घटती हैं उनमें हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। हमने कानून का राज स्थापित करने में अपना पराया छोटा बड़ा नहीं देखा। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। आज उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया के उद्योगपति निवेश करने के लिए आ रहे हैं। 10 लाख करोड़ हमने लक्ष्य रखा है। मुझे लगता है कि हम लक्ष्य शीघ्रता से और लक्ष्य से अधिक इन्वेस्टमेंट करा पाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब आगाज होगा लखनऊ की सरजमी पर, तो अद्भुत नजारा होगा। उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी से निकल करके देश के आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 का राज्य बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। निवेश तभी होता है जब कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आप क्या इन्वेस्टर्स में महसूस कर रहे हैं जब आपने आप एक काम करो, उत्तर प्रदेश राज्य की किसी भी जनपद में आप आम जनता से पूछो उत्तर प्रदेश राज्य का माहौल क्या है। जब पिछली बार इन्वेस्टर समिट हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, आदरणीय योगी जी ने पूरी व्यवस्था को अंजाम देने का काम किया। बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स आए और उनको हमने धरातल पर उतारा। आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया को सर्वाधिक स्क्रीन सप्लाई करने वाली जो सैमसंग कंपनी है वो चाइना से उखाड़ करके कोविड के दौरान वो नोएडा में लगी है। और उत्तर प्रदेश का माहौल हर जिले में बदला है। आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहे, चाहे बुंदेलखंड हो या लखनऊ के पास हो। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनेगी। उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। विपक्ष चूंकि हमेशा बैड एलिमेंट्स के फेर में रह करके उनको पुष्पित पल्लवित करके सत्ता पर कब्जा करने का काम करता था। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि हम गुंडे बदमाश माफिया को नहीं चुनेंगे, उनको दरकिनार करेंगे। और यही कारण है कि 2017 से 2022 तक 35-37 वर्षों के बाद दोबारा कोई सरकार रिपीट हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, कौन से वो सेक्टर्स है ब्रजेश जी जिसमें अभी इन्वेस्टर्स अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? देखिए, अभी तक बीपीओज की बात होती थी तो लोग बेंगलुरु का नाम लेते थे, हैदराबाद का नाम लेते थे, दिल्ली का नाम लेते थे। अब हम कॉल सेंटर के मामले में भी बड़ी संख्या में हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छे हमारे इन्वेस्टर्स हैं। मोबाइल बनाने वाले हम सभी राज्यों में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। कृषि के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूं, गेहूं उत्पादन में हम पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। हम दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। और चीनी उत्पादन में हम देश में नंबर 1 पर हैं। जब हम लोग ब्राजील गए इन्वेस्टर समिट के लिए, वहां लोगों से मैंने बात की, वहां के किसानों से बात की। वहां मैकेनिकल खेती होती है और हमारे यहां मैनुअल ज्यादातर खेती होती है। हम मैनुअल खेती करने के बावजूद हम नंबर 1 पर हैं, तो वो अद्भुत आश्चर्य में थे।
हमने उनसे टेक्नोलॉजी मांगी है। हमको जब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी, हम पूरी दुनिया में भारत का परचम फहराएंगे और यह तय है कि उत्तर प्रदेश राज्य को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसका जो लाभ है वो आम लोगों को कब मिलना शुरू होगा? निवेश तो हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या को समाहित करना है, मुख्य धारा में लाना है। तो जो बेरोजगार थे, जिनको रोजगार की तलाश थी, आपको याद होगा कोरोना काल के दौरान जब बड़ी संख्या में हमारे जो भाई थे वो दूसरे राज्यों से पैदल चल करके, गाड़ियों से चल करके अपने घरों को वापस आए, तो नजारा किसी से छुपा नहीं, हम लोग भी उसमें उनके बराबर के हिस्सेदार थे उनके दुख में। तो हमारी सरकार ने तय किया कि हम सभी जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे हर जिले में उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ विशेष है। जैसे अब मैं कह सकता हूं अलीगढ़ का ताला पूरी दुनिया में मशहूर है, मुरादाबाद का पीतल का कारोबार पूरी दुनिया में मशहूर है, लखनऊ का कपड़े का चिकन का कारोबार पूरी दुनिया में मशहूर है, प्रयागराज इलाहाबाद का अमरूद पूरी दुनिया में मशहूर है, प्रतापगढ़ का आंवला के मुरब्बा पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी प्रकार हर जिले में कुछ ना कुछ है। मैं आपको बता दूं, बांसुरी जो छोटा सा वाद्य यंत्र है वो पीलीभीत का है, पूरी दुनिया में मशहूर है। ढोलक जो हर शुभ काम में बजती है, हमारे यहां वो अमरोहा में बनती है। इसके अलावा ढेर सारे प्रोडक्ट्स, जैसे जो हमारे वीवर्स हैं, तो आप चले जाइए टांडा में, अकबरपुर में, मऊ में, बड़ी संख्या में से वीवर्स हैं जिनके बनाए हुए बुने हुए कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। भदोही के कालीन के बगैर किसी की ड्राइंग रूम की शोभा पूरी नहीं होती, पूरी दुनिया में भदोही का कालीन जाता है। तो हमारे पास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आने सभी लोगों को हमने एक मंच प्रदान किया, उनके प्रोडक्ट को एक हमने स्थान दिया, उसकी मार्केटिंग की। हर जिले में हमने उनके लिए एक सेंटर बनाया। सिद्धार्थनगर में एक बांसी तहसील है, वहां का काला नमक का चावल पूरी दुनिया में मौसम विशेष प्रकार का चावल होता है। तो ऐसे सभी प्रोडक्ट्स को हम सिद्धार्थनगर के जो काला नमक चावल है उसको सिद्धार्था के नाम से हम पूरी दुनिया में भेजने का काम कर रहे हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के सामने हमने बेरोजगारों को सीधे रोजगार से जोड़ा। इसके अलावा जो लोग हमारे यहां वापस आए थे उनको हमने योग्यता के आधार पर काम में लगाया। जैसे उस समय कोविड काल के दौरान रोडवेज के लोगों ने हड़ताल कर दिया, अब ड्राइवर्स की अचानक कमी आ गई, 9-10 हजार ड्राइवर चाहिए। हमने सभी ऐसे कार्मिक जो बाहर से आए थे उनको योग्यता के आधार पर पता किया, तो उसमें 12,000 ड्राइवर थे। हम 12,000 ड्राइवरों से अपनी बसें चलवाए और कोविड के दौरान जब लोगों को बेघर करके बाहर भेजा गया था, दिल्ली वालों ने हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को 10,000 लोगों को रात में गाजियाबाद नोएडा में छोड़ दिया था। हम उनको लेकर के आए, हम राजस्थान से अपने बच्चों को वापस लेकर के आए और अन्य राज्यों को भी बसें हमने प्रदान की। तो मेरा मानना है कि सीधे सीधे जो ये उद्योग लगने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, हम सीधे स्थानीय नागरिकों को, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ करके अपने आप को हम संतुष्ट पाएंगे। लेकिन फिर भी ब्रजेश जी, पलायन हो रहा है, आपकी ओर से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन देखिए पलायन राज्यों में लोगों को जाना पड़ रहा है। पलायन अपनी सुविधा के लिए होता है। जैसे मुझे पता है कि मुझे लगता है कि मेरे पिताजी, मेरे चाचा मुंबई में रहते हैं, मैं जा रहा हूं, लेकिन अब रोजगार के लिए कोई परेशान हालत में नहीं, अपनी बेहतरी के लिए लोग जाए, मैं स्वागत करता हूं, उनको बधाइयां भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। अपनी योग्यता के आधार पर बेहतरी के लिए यदि कोई राज्य में जाना चाहता है, किसी राज्य में, पूरी तरह से वो जा सकते हैं, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य उनकी हर स्थिति में उनको रोजगार से जोड़ करके उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है ब्रजेश जी, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उत्तर प्रदेश कई पायदान छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर आ गया है, ये कैसे संभव? आपको पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश राज्य बहुत पीछे था। सबसे बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर की थी। दूसरा कि जो इंस्पेक्टर राज था वो हमारे उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को समय समय पर परेशान करता था। हमने पूरी तरह से नई औद्योगिक नीति हम लाए हैं, सिंगल विंडो के माध्यम से। क्या बदलाव लेकर आए हैं? हम जैसे जमीन उनको तुरंत अलर्ट होना चाहिए। जमीन के बीच में यदि नदी नाला कुछ आ रहा है, कोई छोटा सा चक्रोड आ रहा है, हम जमीन को अंतरित कर रहे हैं, हम कोई उनसे टैक्स नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा जो समय समय पर भूमि के जो प्रयोग को बदलने के लिए एप्लीकेशन आते थे, 6-8 महीना लग जाता था, हमने सीधे एक एप्लीकेशन पे सभी एसडीएम्स को कह रखा है कि भू उपयोग तत्काल परिवर्तित किया जाए। विद्युत के कनेक्शन के मामले में उनको लोड सैंक्शन कराने में 6-6 महीने लग जाता था, हमने तय किया कि विद इन टाइम लिमिट हम उनका लोड सैंक्शन करेंगे, विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे और सीधी बिजली देंगे, जिससे बाधित आपूर्ति न हो, जिससे उनके फैक्ट्री चलाने में, उद्योग चलाने में कोई दिक्कत। ऐसे ढेर सारे परिवर्तन किए। हमने सब्सिडी भी देने का काम किया है। बुलडोजर का जो डंका है वो खूब चर्चा में रहता है। क्या है कि मीडिया में इस प्रकार की बातें समय समय पर आती हैं और हम लोग इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं। जो हमारा गुंडा एक्ट है, जो गैंगस्टर अधिनियम है, इसमें जब गुंडा एक्ट गैंगस्टर अधिनियम बना हो गया
तभी से प्रावधान है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो अराजक है, गुंडा है, बदमाश है और उसने बलात् किसी की संपत्ति पर कब्जा किया है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है या अवैध संपत्ति, अवैध धन को कमाया जिसका कोई हिसाब नहीं है, उससे उसने कोई संपत्ति खरीदी है, यानी कोई गुंडे या बलात् कोई सी संपत्ति को खरीदा है, अवैध कमाई पर खरीदा है, उस संपत्ति को हम जब्त करेंगे। और यदि नक्शा पास नहीं है, संपत्ति सरकारी जमीन पर बनी है, तो उसको हम गिराएंगे जी। और इसका सियासी फायदा भी जरूर मिलता है। देखिए, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित हो। पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 17 से पहले इसी प्रदेश में 1000 से अधिक दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर कांड को भूला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे। आज मुझे बताने में प्रसन्नता है, जब केंद्रीय आंकड़े आए एनसीआरबी के, तो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। तो इसी तरह से 2024 तक दनादन बुलडोजर आगे बढ़ता रहेगा। अभी देखिए, हम कानून के राज को और मजबूत करेंगे। हम कानून और भ्रष्टाचार के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। हम जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। और इसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के राज्य के लोगों को भरोसा होना चाहिए। आज आप प्रदेश के किसी भी जिले में जाओ, आज आप लखनऊ में हो, हजरतगंज में देखो, रात 12 बजे भी हमारी बहनें आपको दुकान पर खाते हुए, लोगों का बात करते हुए आप देख सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पुलिस उपाधीक्षक को हजरतगंज में लोहिया वाहिनी के गुंडों ने जीप के बोनट पर टांग करके घुमाया था और जीप को सीधे एसएसपी के घर में घुसा दिया था। कौन भूला उत्तर प्रदेश के लोग? मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में अपराधी डरे हैं और पुलिस का इस्तेमाल और कानून का इस्तेमाल कायम हुआ है जी। लेकिन फिर भी आपके जो विरोधी हैं वो शिकायत करते हैं कि ये जो बुलडोजर है ये चुनिंदा लोगों पर चलता है। आप क्या उम्मीद करते हैं विरोधी कोई लालदरी बिछाएंगे और चूना डाल के हमको बुलाएंगे? उनकी कुर्सी गई, उनके पेट में दर्द है। और वो लोग समझते थे कि उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जिसे चाहेगी वही उनकी बात आगे रखेगा, वही उनका नेतृत्व करेगा। यह कोई पुश्तैनी चीज नहीं है। चलिए, ये काबिले तारीफ है जिस तरह से माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन फिर भी ब्रजेश, जो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हैं, वो आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य को हम कानून का राज वाला राज्य बनाने के लिए हम 100% एफआईआर दर्ज करेंगे। पहले इसी स्टेट में माताओं बहनों की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी, उनको घंटों चक्कर लगाना पड़ता था। साधारण एप्लीकेशन आप डालोगे, हम एफआईआर दर्ज करेंगे, जांच करेंगे और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। 100% अपराध का रजिस्ट्रेशन कराना हमारा प्रथम धर्म है और हम दोषी को सजा दिलाएंगे, अपराधी को जेल भेजेंगे, यह हमने तय किया है जी। लेकिन कानून व्यवस्था को और किस तरह से दुरुस्त करना है, आप प्रदेश के में आप ऑडियंस से पूछिए, हाँ। प्रदेश के लोगों से पूछिए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ कि नहीं हुआ है, तो हम मान लेंगे। आंकड़ों के फेर में हम इसलिए नहीं पढ़ना चाहते, हम आंकड़ों के फेर में पढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन एफआईआर नहीं होगा। हम 100% रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आलपिन भी चुभेगी किसी बहन को, तो ब्रजेश पाठक अपनी बहन को चुभी आलपिन मानेगा। हम अपराधी को ऐसी सजा देंगे कि उसकी पुश्तें भी याद करेंगी। चलिए, और वैसे आपके अगर महकमे की अगर मैं बात करूं तो आपका वो छापामार अभियान जो है वो काफी चर्चा में, आप कहीं औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। गलत तरीके से परिभाषित किया है। नहीं, अच्छी मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को काम नहीं हो रहा, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं। गांव में एक छोटा सा चर्चा लोग करते हैं कि जो किसान अपनी खेत की मेड़ पर रोज नहीं जाएगा, उसका खेत कभी भी आपको फसल पर्याप्त नहीं देगा, क्योंकि पड़ोसी जो किसान होगा आपकी मेड़ तोड़ते तोड़ते आपके खेत में घुस आएगा। हमारी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के 25,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को देखना, 9,000 हम सीएससी को देखें, हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को देखें, हमारे चिकित्सक हॉस्पिटल में बैठे, हमारा कोई भी मरीज परिजन अस्पताल से निराश होकर वापस न जाए। 100% चिकित्सक अस्पतालों में बैठे और उनको निःशुल्क दवाइयां मिले। मुझे इस बात को बताने में प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश में हमारे सभी चिकित्सालयों में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। आज तक किसी भी सरकार के पास डाटा नहीं होता था कितने मरीज हमारे पास रोज आते हैं। हम प्रतिदिन सभी हॉस्पिटल से रोज का रोज आंकड़ा मंगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेल करने में समस्या आएगी रजिस्टर का। हमने कहा आप सीधा रजिस्टर का व्हाट्सएप मुझे करो, हमारे पास रात 12 बजे तक मरीजों की संख्या आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिदिन लगभग 1,70,000 से 1,50,000 मरीज हमारे पास आते हैं। हम 13 से 14,000 एक्सीडेंटल मरीज हमारे पास रोज आते हैं। 8,000 7,000 मरीज हमारे पास गंभीर रोगों से ग्रसित रोज आते हैं और 5,000 ऑपरेशन रोज हम निःशुल्क कर रहे हैं और सारी सुविधाएं निःशुल्क है। हम
आज ही अभियान चलाए हैं कि 15 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक जो कोविड के कारण हमारे नवजात शिशु हैं जिनको हमें टीकाकरण करना है, हम 100% टीकाकरण ऐसे सभी नवजात शिशुओं को करेंगे जिनके जीवन रक्षक दवाइयां देना आवश्यक है। अभी हमारा कोविड के दौरान आंकड़ा 100% पहुंचा। आज ही हमने अभियान की शुरुआत की है। 15 जनवरी से 23 जनवरी तक प्रदेश के एक एक बच्चे को हम टीका लगाएंगे जो उसके जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। और हमने तय किया है, आपको पता होगा, मात्र शिशु मृत्यु दर थी, उत्तर प्रदेश राज्य ने भारी कमी लाने का काम किया है। पहले जो आंकड़ा था हमने उसमें कमी की है। हम 85% तक आज संस्थागत प्रसव करा रहे हैं और हम इसको 100% तरफ लक्ष्य ले जा रहे हैं। आज किसी भी सीएससी में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश राज्य में हर सीएससी में आपको 12 से 14, 15 महिलाएं आपको मिलेंगी जो भर्ती होती हैं और हम उनको भोजन भी देते हैं, पोषण सामग्री भी देते हैं, दवाइयां भी निःशुल्क देते हैं और हर स्थिति में जच्चा बच्चा को स्वस्थ करके उसको घर तक भेजते हैं। 24 घंटा से पहले हमने तय किया किसी भी जच्चा बच्चा को हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे, पहले उनका वैक्सीनेशन करेंगे, उनको दवाइयां देंगे, फिर उनको घर भेजेंगे और यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय। मुझे तो याद है कोरोना काल के दौरान जो आपकी चिट्ठी थी जिसमें प्रशासन और सरकार की पोल खोलती वो चिट्ठी, देखिए मेरा ये कहना है, अगर किसी काम को किया जाए तो इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। हम सरकार के मुखिया हैं, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और यदि कोई कर्मचारी, यदि कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं करता है तो उस पर क्वेश्चन उठाना, उस पर कार्रवाई करना मेरा फर्ज है, वो मैंने किया जी। और कोरोना काल में जिस तरह से आप खुद कोरोना से पीड़ित थे और आपने अपने ही सरकारी आवास पर एक किचन खोली हुई थी, वहां से भोजन लगातार मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों को भोजन दूं, कच्चा राशन उपलब्ध कराऊं और दवाइयों उपलब्ध कराऊं। गरीबों के मसीहा के तौर पर आपने अपनी पहचान बनाई। हमारी जिम्मेदारी है हम लोगों के साथ खड़े हो। मैंने गरीबी की पेड़ा झीली है। हम खुद लखनऊ में आए तो हाँ, खाना हाथ से बना के खाते थे, 6 बाई 8 के कमरे में रहते थे, खटिया उठा लेते थे तो खाना बनाते थे, खटिया गिरा के उसमें सो जाते थे, सामूहिक शौचालय में, सार्वजनिक शौचालय में मैं जाता था, तो मुझे पता है गरीबी क्या होती है। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और अपने ही विभाग में तबादलों को लेकर भी अभी आपने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें स्थानांतरण नीति को लेकर वो पत्र नहीं है, वो हमारी प्रशासनिक कार्रवाई है। हम हर स्थिति में प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सामान्य स्थानांतरण नीति से हम ऊपर रखते हैं। जैसे जितने लोग हम प्रदेश के लोग बैठे हैं, एक चिकित्सक को अगर दिखा लिए तो मेरा मन करता है कि मैं अगर कभी बीमारी आए, हमारे परिजन को बीमारी आए तो हम उसी चिकित्सक को दिखाएं। चिकित्सकों का ट्रांसफर विशेष परिस्थिति में होना चाहिए, या तो उनकी डिमांड पर या कोई दंडात्मक कार्रवाई के कारण। सामूहिक रूप से इस प्रकार के चिकित्सकों का स्थानांतरण मैं अच्छा नहीं मानता। अच्छा, अभी BF.7 वेरिएंट जिसको लेकर काफी हाहाकार मचा हुआ है, हम चीन में देख रहे हैं, यूरोपीय देशों में देख रहे हैं और हमने आपको वो तस्वीरें भी हमने देखी कि आप वहां पर जाकर मॉक ड्रिल्स भी आपने अस्पतालों में की है। तो अभी कितना गियर्ड अप है हमारी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में सारे कितना बदलाव आया है? आप तो ब्रजेश जी खुद, क्योंकि आपने कमियां निकाली, सारे हॉस्पिटल्स हमारे आने वाले कोविड के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स, हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, इसके अलावा जो कोविड के अन्य उपकरण हैं और आईसीयू पूरी तरह से तैयार हैं। कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में अभी हमारे पास मरीजों की संख्या भी नहीं है। कुछ मरीज हमारे पास आए थे, वो बाहर से यात्रा के कारण उनको कोविड हुआ था, लेकिन वो भी घर पर इलाज करा करके स्वस्थ हो रहे हैं। कोई भी मरीज हॉस्पिटल में मेरे पास कोविड का नहीं है जी। और आपकी ओर से एक लक्ष्य तय किया गया था, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, और मेरे ख्याल से आपने 65 मेडिकल कॉलेजेस, अभी हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। अब सोचिए, जब हमको सरकार, लक्ष्य अभी भी आगे चल रहा है। हमको जब सरकार मिली तब 13 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज हैं और इन्हीं परिस्थितियों में हमने अपने मेडिकल कॉलेज की में एमबीबीएस की सीटों की संख्या में दुगनी वृद्धि कर दी है। जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं उनकी भी पढ़ाई की सीटों में हमने दोगुनी वृद्धि की है। नर्सिंग कॉलेज हमने लगातार सभी मेडिकल कॉलेज में खोलने के लिए कहा है और इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ को भी हम दुगनी संख्या कर दिए हैं। अभी हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज हैं, मात्र 14 मेडिकल कॉलेज बचे हैं जहां पर अभी कार्रवाई चल रही है। शीघ्र ही हम 10 पूरी कर लिए हैं, कुछ दिनों के बाद हम एमओयू साइन करेंगे। 14 मेडिकल कॉलेज हम पीपीपी मोड पर बना रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई चल रही है। शीघ्र ही हम 100% सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बना लेंगे। एक मेडिकल कॉलेज के साथ अब पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी खुलेगा, ये हमने तय कर लिया। अच्छा, एक ब्रजेश जी, आपके बारे में एक खासियत कही जाती है कि आप मौसम विज्ञानी हैं, बहुत अच्छी तरह से हवा के रुख को भांप लेते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम कमिटेड हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, उनके हित के साथ, हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। जी, तो अब आगे
क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं 2024, क्योंकि अभी 2 टर्म हो जाएंगे बीजेपी के, केंद्र में भी एक लंबा देखिए, उत्तर प्रदेश में 2024 में जब चुनाव होगा लोकसभा का, हम सभी सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक हमारे पास ऐसा करिश्माई नेतृत्व है जो गरीबों के नेता माने जाते हैं, आम आदमी के नेता माने जाते हैं। आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने का काम मोदी जी ने किया है। सोचिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की जो सोच को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसको आजादी के 73-75 वर्ष के बाद मोदी जी ने धरातल पर उतारा। सभी गरीबों को पक्का मकान, सबको शौचालय, दोपहर में माता बहन बुजुर्ग का पेट खराब हो जाए तो शाम को इंतजार करते थे, और शाम को जब सड़क के किनारे बैठते थे, जब गाड़ी की हेडलाइट पड़ती थी, किन परिस्थितियों में हमारी बहन उसको झेलती होगी आप अच्छी तरह समझ सकती हैं। मोदी जी ने शौचालय दिया, उसके बाद 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दिया, किसान सम्मान निधि दिया। इसके बाद आप सोचिए कि कोविड जब आया, सबको निःशुल्क टीकाकरण, आज हम लोग बगैर मास्क के बैठे हैं। चाइना जापान में हाहाकार है, लेकिन हिंदुस्तान में हाहाकार नहीं। ये देन हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। कोरोना महामारी के काल जनधन खाते लोग खुले, निःशुल्क जीरो बैलेंस पे खुले। लोग कह रहे थे ये क्या हो रहा है। जब जीरो बैलेंस पे खाते खुले, उस समय उनकी सोच प्रधानमंत्री जी की क्या थी। जब महामारी का काल आया, कोविड का काल आया, तो सभी बहनों के खाते में हजारों रुपए डालने का काम किया। बैंकों के बाहर बहनों की लाइन लग गई। बहनों का किचन, माताओं बहनों का किचन बंद नहीं हुआ पूरे देश में। यह करिश्मा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। और निःशुल्क राशन, 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, और उसको एक्सटेंड करने का काम किया। जैसे ही महामारी की भनक प्रधानमंत्री जी को लगी, 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आम आदमी, गरीब आदमी महसूस करता है कि उनका अपना अभिभावक मोदी जी के रूप में मुझे मिला है, और हमारे जीवन स्तर में, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जी। लेकिन 2024 में टफ फाइट तो होगी। चैलेंजर आप किसे मानते हैं? आम आदमी पार्टी जो अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश राज्य में कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो भी विपक्षी दल हैं वो हाशिए पर है। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। गुंडे, माफिया, बदमाश के समर्थन से चलने वाली पार्टियों को उत्तर प्रदेश के लोग अब लाइक नहीं कर रहे हैं। कानून का राज के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार नंबर 1 पर है। गरीब की सेवा करने में, गरीब आदमी, आम आदमी को मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी सरकार ने काम किया, नंबर 1 पर काम किया है। और हमने सभी जिलों को बराबर माना है। आप सोचिए, 17 से पहले कुछ जिलों को बिजली मिलती थी, रामपुर को मिलती थी, इटावा को मिलती थी, मैनपुरी को मिलती थी। आज 75 के 75 जिलों में बराबर बत्ती मिल रही है। सड़कें हमारी, सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला अगर कोई स्टेट है तो वो उत्तर प्रदेश है पूरे देश के अंदर। और मैं बता दूं, जैसे जिलाधिकारी का कार्यालय आप देखिए नोएडा में, आप देखिए जाकर के, ऐसा ही कार्यालय पूरे प्रदेश में सभी प्रधानों को ग्राम सचिवालय के रूप में बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आप प्रदेश के बेसिक शिक्षा स्कूलों को देखिए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 85-87% से अधिक सभी विद्यालयों को हमने कायाकल्प योजना से उनको बेहतर बनाने का काम किया है। बच्चों को हमने ड्रेस दिया है, बच्चों को हमने मोजे दिए, स्वेटर दिया, बस्ता दिया है। पहले क्या होता था, बंदर बांट होता था। मिड डे मील में आप जाकर किसी भी विद्यालय में देख लीजिए, आपके खाने से किसी भी मामले में बिल्कुल कमजोर नहीं है। बेहतरी का काम हमारी सरकार ने किया है। और बच्चों को सीधे सीधे उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करना, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाना, और उनके अभिभावकों को इस बात के लिए तैयार रखना कि बच्चों को आप स्कूल भेजो, बच्चों को हमें मुख्य धारा में लाना है, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन लाना है। लेकिन कई बार विरोधी दल इस बात की शिकायत करते हैं कि आप वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, अपने हिंदुत्व वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए कभी मदरसों का सर्वे करवा देते हैं, समस्या ये कभी है, किसी फिल्म समस्या ये है कर दी कि जाती आप है। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते हो। हमारी जो गरीब कल्याण योजना है उनकी सूची उठाओ। आप लखनऊ की सूची उठा लो, लखनऊ की सूची में 45% से अधिक हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई बहन हैं। चाहे आवास का उठा लीजिए, चाहे आप जनधन खाते का उठा लीजिए, चाहे उज्ज्वला गैस योजना का उठा लीजिए, चाहे आयुष्मान कार्ड का उठा लीजिए, किसी भी योजना का जो जिसका हक है वो मिलेगा। आदरणीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उसी के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा, लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं, और इस तरह के केसेस जो हैं वो हम देखते हैं कि चुनावों के दौरान उनकी चर्चा काफी ज्यादा होती है। ये लव जिहाद को लेकर मैं चाहती हूँ आज आप इस मंच पर जरूर, ये जो शब्द है, केसेस वाकई ये शब्द जो है ये मीडिया की देन है। देखिए, हमारा मानना है कि जो भी हमारी बेटी के खिलाफ बुरी नजर से देखेगा,
हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी भी की हिमाकत नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में हमारी बेटियों को बुरी नजर से देखेंगे। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, जबरन धर्मांतरण कराता है, हमने कानून बनाया है और कानून बनाया, उसको जेल भेजने का काम किया है। यदि इस प्रकार जी, मैं वही चाहती हूँ क्योंकि इन आंकड़ों को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है। ऐसे कितने केसेस हैं, क्या एक्शन हो रहा है? ये कि सिर्फ चर्चाएं होती हैं? आप उनसे पूछिए जो लोग पीड़ित हैं। हमारी सरकार ने उनके साथ खड़े होने का काम किया। अब कोई भी व्यक्ति गुड्डू बबलू टिम्पू बनकर के शादी नहीं कर सकता। आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। यदि आपको विपरीत धर्म में शादी करनी है तो जिलाधिकारी को दरखास्त देनी पड़ेगी। जिलाधिकारी महोदय यदि सहमति दोनों की ले लेते हैं बगैर आपत्ति के, तब तो शादी हो सकेगी। आपत्ति आएगी तो जब तक आपत्ति का निस्तारण नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकेगी। यदि कोई शादी करता है तो हमने कड़ी सजा का प्रावधान किया है, 10 वर्ष की सजा है। वैसे इस बार राहुल गांधी तो काफी मेहनत कर रहे हैं। आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं? आप जानते हैं कि देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है, कई टुकड़ों में विभाजित हो चुकी है। वो एक फैमिली की पार्टी है, माता बेटी भाई की पार्टी है। उनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिसको भी वो आगे बनाते हैं वो स्टैम्प्ड होता है, चाहे उनके पूर्व नेता रहे हो चाहे वर्तमान नेता रहे होंगे। ऊम घूम करके वो 3 आदमियों के बीच में घूमती हुई पार्टी है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल भी काफी बढ़ा है? जो कार्यकर्ता हैं, देखिए मनोबल उनका, एक मनोबल अगर तरह से मिल गई है। मीमांसा जी, अगर मनोबल बढ़ा होता तो अमेठी छोड़ करके नहीं जाते। आज उत्तर प्रदेश राज्य में केवल 1 सीट है, 1 सीट भी इस बार उनकी जाने वाली है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी। महात्मा गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए और उसी दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस नेता हैं कि वो बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बार फिर से लड़ने तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि रिजल्ट क्या है। आसमान की तरफ देख करके मैं नहीं कह सकता हूं कि कोई सच्चाई बयान कर रहा है। अच्छा, ये डबल इंजन की जो सरकार है, आपको लगता है कि इससे काफी फायदा होता है और आपके लिए एक सियासी माहौल आपके पक्ष में? हमारे लिए डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन की सरकार से भी फायदा होता है। हमारे यहाँ केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, जो स्थानीय निकाय हैं वो भी हमारे हैं। इसलिए लोगों को सीधा फायदा हम दे पाते हैं। जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं हम सीधे आम जनता तक पहुंचा पाते हैं। जी, और राहुल गांधी का जिक्र आपको मुझे पता याद है आया, प्रधानमंत्री आवास योजना में 17 से पहले कितने आवास बने थे? 20,000 आवास बने थे। आज हमने प्रत्येक गरीब आदमी को निःशुल्क मकान देने का काम किया। ये डबल इंजन सरकार की बदौलत हुआ है। राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे थे, मुझे याद आया कि आपने तो एक्सपर्ट्स को लगाया था पता करने के लिए। वो दरअसल वो कि खबर, नहीं लगती। मैं खबर स्पष्ट कर दूं, एक दैनिक समाचार पत्र में, राष्ट्रीय दैनिक में बॉटम लाइन खबर छपी थी कि इस प्रकार का रिसर्च हो रहा है कि कैसे कैसे ऐसे लोग बगैर वस्त्र के रह पाते हैं। उस संदर्भ में था, वो गलत ढंग से ट्विस्ट किया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ जान नहीं, वो अखबार के आधार पर हमने कहा था। अखबार में खबर छपी थी, अखबार आपको उपलब्ध करा देंगे, मनोज जी दे देंगे। ठीक है। अच्छा ब्रजेश जी, अब मैं बस ये पूछूं कि 2024 बहुत ही बड़ा एक आपके सामने लक्ष्य भी कहना चाहिए, चुनौती। 80 सीटों में से आपकी ओर से कितना तय किया जा रहा है और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोग बना रहे हैं? देखो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, और जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में माहौल है और विपक्षी दलों का हौसला पस्त है, मैं कह सकता हूं कि हम सभी सीटों पर विजयी दर्ज करेंगे और इसमें कोई शक और गुंजाइश नहीं है। किन उपलब्धियों को लेकर आप एक बार फिर से लोग जाने, मैं अगर कहूं 5 उपलब्धियां, आप वैसे तो आप गिना ही चुके हैं काफी सारी, लेकिन 5 मुख्य उपलब्धियां। 5 में बता दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में पहले बताता हूं। हम सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाले स्टेट है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने सुदृढ़ीकरण किया है। बिजली हमने सबको बराबर दी है। बेसिक शिक्षा के सभी स्कूलों को, लगभग 87% स्कूलों को हमने बेहतर किया, कायाकल्प किया है। हमने ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय बनाकर नागरिकों को सुविधाएं उनके गांव में दिया है। जैसे लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाते थे, आय प्रमाण पत्र बनवाते थे, या अन्य कोई अप्लाई करते थे जो ऑनलाइन अप्लाई करते थे, हमने कंप्यूटर और फाइबर से जोड़ करके सीधे उनको शहर जाने के बजाय उनके गांव में सुविधा प्रदान की है। हमने पूरे प्रदेश के गरीबों को कोविड के दौरान जो निःशुल्क वैक्सीन दिए हैं, और यही समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे तो भाजपा की वैक्सीन है, वो लोग भी चुपचाप लगा करके आज शान से बैठे हैं बगैर मास्क लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी की देन है। तो मैं इस प्रकार से दर्जनों बातें गिना सकता हूं। केंद्र की योजनाओं को अगर लेंगे आप, तो केंद्र की योजनाओं में निःशुल्क सबको पक्का मकान है। जल जीवन मिशन अद्भुत योजना है। जितनी बीमारियां होती 90% शुद्ध पेयजल के कारण होती है।
जल जीवन मिशन में हम प्रत्येक नागरिक घर में नल से जल दे रहे हैं। हम लोग जब बुआ के यहां जाते थे हरदोई में अपने गांव से, तो वहां टोटी से पानी आता था। तो आज के 20 साल पहले हम लोग बड़े अचंभे से उसको पीते थे, स्नान करते थे। आज गांव का गरीब आदमी भी टोटी से जल ले रहा है, और ये करके करिश्मा दिखाया हमारे नेता आदरणीय मोदी जी ने। इसी बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रेन से पानी आया था, पूछ लीजिए किसी मीडिया वाले से, आपको याद दिला देगा। लेकिन कुछ चुनौतियां भी तो आपको दिखाई दे रही होंगी, और कुछ ऐसा जो अभी रह गया, जो अभी करना बाकी। देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार लोगों को मुख्यधारा में लाने का काम कर रहे हैं। भारत माता के बारे में आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार करने वाले देश की जो सूची थी, उसमें बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ भारत बढ़ रहा था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, आपका ये जो कॉमनवेल्थ घोटाला, सेना के बंबई में मकान बने घोटाला, दर्जनों घोटाले होते। उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी जेल गए। आज हमारी सरकार, केंद्र की 8 वर्ष बीत गए हैं और प्रदेश की 5.5 साल से अधिक एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। हमने पारदर्शी व्यवस्था लोगों को दी है, कानून का राज स्थापित किया है, और आम आदमी, गरीब आदमी महसूस कर रहा है कि वो उसकी अपनी सरकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका वक्त निकालने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।